पहले हमने निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण पढ़ लिया है और निम्न क्रियाशील धातुओं के अंतर्गत हमने दो धातुओं के संदर्भ में बात की है। एक मरकरी के संदर्भ में बात हुई है जिसमें मरकरी का जो अयस्क होता है वो सिनाबार होता है, और दूसरा हमने कॉपर के संदर्भ में बात करी है जो कॉपर सल्फाइड के रूप में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। आज हमें बात करनी है सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुओं के निष्कर्षण के संदर्भ में। सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुएं चार धातुओं के नाम मैंने मेंशन कर रखा, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर होती है। इनकी क्रियाशीलता मध्य की है, इसीलिए ये मध्यम क्रियाशील धातुओं की श्रेणी में आती है। जनरली ये पाई जाती है सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। कुछ सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है तो कुछ कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क से हम धातु प्राप्त करें तो वो सुविधाजनक नहीं होता, लागत उसकी अधिक आती है और मात्रा ठीक से प्राप्त नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि सल्फाइड या कार्बोनेट जो अयस्क है उनको पहले उनके ऑक्साइड में बदला जाता है और उनके ऑक्साइड में बदलने के बाद धातु को प्राप्त करना सुविधाजनक होता है, आसान होता है। तो पहले हम सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को बदलेंगे ऑक्साइड में, उसके बाद धातु का चयन करके हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। ये क्रिया निम्न प्रक्रमों के द्वारा होती है। भाई सल्फाइड अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है तो उनसे हम धातु ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो किन किन प्रक्रमों के द्वारा ये क्रिया होती है? दो प्रोसेस होते हैं। पहले प्रोसेस के बाद इस वीडियो में है। पहला प्रोसेस है निस्तापन। निस्तापन किया जाता है कार्बोनेट अयस्क का। तो कार्बोनेट अयस्क को वायु की ओनली फॉर प्रेजेंस, वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो उससे जो गैस होती है वो रिलीज हो जाएगी। गर्म करने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के प्रक्रम को ही क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। उदाहरण लेते हैं जिंक कार्बोनेट का। जिंक कार्बोनेट पहले से अपने को दिख रहा है 3 ऑक्सीजन है, जब गर्म करेंगे तो यहाँ से CO2 निकल जाएगी, रिलीज हो गई। एक ऑक्सीजन बचा, वो जिंक के साथ जुड़ गया, जिंक के साथ शेष रह गया, इससे बन गया धातु ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। इस प्रक्रम को हमने नाम दिया निस्तापन। स्थित धातुओं के निष्कर्षण के बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि कार्बोनेट अयस्क व सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है। कार्बोनेट अयस्क के द्वारा किया जाता है निस्तापन। हमें बात करनी है भर्जन के बारे में, क्योंकि कार्बोनेट अयस्क का पहले हमने कर लिया है। जिंक कार्बोनेट लिया, वायु की उपस्थिति में उसको गर्म किया जिससे धातु ऑक्साइड प्राप्त होगी। भर्जन में लेना होता है सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क को वायु के आधिक्य में उच्च ताप पर गर्म करके धातु ऑक्साइड प्राप्त करने का जो प्रक्रम होता है वो भर्जन कहलाता है। भर्जन के अंतर्गत हम क्या करते हैं? जिंक सल्फाइड लिए, ऑक्सीजन वायु का आधिक्य 1 के स्थान पर 3 प्रयोग कर रहे हैं। जब गर्म करेंगे तो जिंक के साथ ऑक्सीजन निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड। सल्फर के साथ ऑक्सीजन बाकी बचा हुआ सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है। इस प्रकार से जिंक सल्फाइड से परिवर्तन हो गया जिंक ऑक्साइड का, जिंक सल्फाइड से बन गया जिंक ऑक्साइड। अब दोनों प्रक्रम निस्तापन व भर्जन के उपरांत हम क्या करेंगे? उपयुक्त अपचायक का उपयोग करेंगे। उस पदार्थ को काम में लेंगे जो इसमें से ऑक्सीजन को हटा दे, और उसमें सबसे बेटर होता है कार्बन, वो अपचायक होता है। तो कार्बन का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर ली जाती है। जिंक ऑक्साइड लिया, कार्बन के साथ उसकी क्रिया कराकर गर्म किया, गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ जिंक ऑक्साइड से रह जाता है जिंक, और कार्बन के साथ जो निकला हुआ ऑक्सीजन जुड़ गया उससे बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। धातु व अधातु चैप्टर के अंतर्गत मध्यम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के दौरान एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है थर्मिक अभिक्रिया। क्या होती है थर्मिक अभिक्रिया? इसके संदर्भ में समझे, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है और व्यवहारिक जीवन में भी ये हमारे उपयुक्त होती है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की अभिक्रिया एल्यूमिनियम धातु के साथ कराने पर आयरन पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है।
आयरन जो है पिघले हुई स्टेट में अपने को प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को ही हम फर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। समझिएगा, यह आयरन ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3। क्रिया हुई एल्यूमिनियम धातु के साथ। विस्थापन अभिक्रिया होगी, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देती है, हटा देती है। वही बात यहाँ पर होगी। तो आयरन ऑक्साइड जो है उसकी क्रिया एल्यूमिनियम के साथ होगी, तो उस कंडीशन में एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन को इसमें से हटा देगा। आयरन पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होगा और साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। चूंकि अभिक्रिया अत्यंत ऊष्मा सेपी होती है, इसलिए साथ में ऊष्मा भी इसमें मुक्त होती है और उस ऊष्मा के कारण चूंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा मुक्त होगी, तो आयरन जो है पिघली अवस्था में प्राप्त होना है, जिसका उपयोग हम दो पार्ट में कर सकते हैं। दो महत्वपूर्ण इसके उपयोग दे रखे हैं। रेल की पटरियों में दरार आ जाती है, उस दरार को ठीक करने में इसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनें होती है, मशीनों में कहीं क्रैकिंग हो गई, दरार आ गई, पूरी मशीन रिप्लेस करने से बेटर होता है थर्मिट अभिक्रिया के द्वारा मशीनी पुर्जों की दरार को जोड़ने में, ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है।